हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे एनईपी 2020। एनईपी 2020 में हमने 3-4 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। छोटे छोटे पार्ट हैं। आप देख सकते हैं, 15-20 मिनट के ही पार्ट हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है। तो आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट की लिंक दे रखी है एनईपी 2020 की, तो आप उस पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। ठीक है। और एनईपी के बाद हम करेंगे एनसीएफ। ठीक है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सारी की सारी वीडियो फ्री में उपलब्ध है। आप चैनल ओपन कर 6, 7 और 8 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी 10 ईयर मैंने करा रखे हैं सीटेट के, उनको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, हमने जाना था इसमें एनईपी में कि कौन कौन से सिद्धांतों पर जोर दिया गया है एनईपी में। फिर हमने जाना था इसका विजन क्या है। पिछले जो पिछला जो पार्ट था उसमें हमने ये जाना था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल किस तरह से है। उससे पहले हमने ये जाना था कि इसका गठन किस तरह से किया गया है। ठीक है। तो हम अब आज के पार्ट में ये देखेंगे कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तत्कालीन आवश्यकता और पूर्व शर्त, यानी कि किस तरह से जो बुनियादी शिक्षा है उस पर काम किया गया है इस शिक्षा नीति में। सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और सीख लिखने व संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाओं की क्षमता आगे के स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियादी बुनियादी रखती हैं। यानी कि प्रारंभ में हम जो चीजें सीख रहे हैं वो हमारी पूरी शिक्षा में काम आएंगी। यानी कि हमने प्री प्राइमरी में या प्राइमरी में जो भी सीखा है, आगे हम जो जीवन भर जितना भी सीखेंगे वो सब काम आएगा। ठीक है। अगर हमने पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा, ठीक से हमें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो हमारी आगे की शिक्षा में ये सारी चीजें बाधा रहेंगी। ठीक है। और भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। हालांकि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से ये संकेत मिला है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। ठीक है। जब सर्वेक्षण हुआ है तो उन सर्वेक्षणों से जो सरकार समय समय पर कराती रहती है, उन सर्वेक्षणों से पता चला है कि वर्तमान में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें अनुमानित 5 करोड़ जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। और जो 5 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी में, उन बच्चों को बुनियादी साक्षरता नहीं है, यानी कि वो बुनियादी साक्षर नहीं है और ना ही उनको संख्या का ज्ञान आता है। देखो, बुनियादी साक्षर का मतलब है कि ना तो उनको पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना उनको ये समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। सबसे पहले तो उनको पढ़ना आना चाहिए, फिर उनको लिखना आना चाहिए, फिर उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि वो लिख क्या रहे हैं, वो पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है। जैसे कोई भी उनको कहानी रीडिंग के लिए दी जा रही है, एक कौवा प्यासा था वाली कहानी रीडिंग के लिए दी जा रही है, तो वो समझें कि कौवा क्या चाहता है। ठीक है। उसकी क्या नीड है, ये सारी चीज समझें जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो 5 करोड़ से अधिक बच्चे ना तो पढ़ना जानते हैं, ना लिखना जानते हैं, और ना संख्याओं का ज्ञान है उन्हें। ठीक है। वो ना जोड़ पा रहे हैं ना घटा पा रहे हैं, जबकि इतना कम से कम बच्चे को आना चाहिए कि वो जोड़ पाए, घटा पाए, चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि मतलब इन्होंने बोला है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये चीज निश्चित होनी चाहिए कि जो बच्चा है, जो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, वो इन सारी चीजों को पढ़ पाए, लिख पाए और समझ पाए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तात्कालिक रूप से राष्ट्रीय अभियान बनेगा। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई है कि बच्चे को पढ़ना लिखना आना चाहिए। साक्षरता में आता है पढ़ना लिखना और समझना। ठीक है। कि बच्चा वो समझ सके कि वो क्या पढ़ रहा है या क्या लिख रहा है। और संख्याओं का ज्ञान, यानी कि पता होना चाहिए उसको 100 तक कम से कम काउंटिंग आनी चाहिए, थोड़े बहुत प्लस माइनस भी आने चाहिए। तो ये पूरे भारत में इस चीज का अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षर और संख्याओं का ज्ञान आना चाहिए। यानी कि कक्षा 2 तक के बच्चे को प्रॉपर बुक पढ़नी आनी चाहिए। जैसे कि प्राइवेट विद्यालय के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ लेते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ लेते हैं। मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है और वो बुक को रीड कर लेता है, वो लिख लेता है, जो भी मैं इमला वगैरह बोलती हूँ तो वो लिख लेता है। ठीक है। और उसको संख्याओं का ज्ञान भी है। तो उतना ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में भी उतना स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। देखो, कई जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनके शिक्षक पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है,
बीएड किया हुआ नहीं है, उन्होंने सीटेट किया हुआ नहीं है, उनको पढ़ाने का तरीका नहीं पता, वो बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चा किस तरह का है, किस तरह से समझेगा। तो कई सारे प्राइवेट स्कूलों की हालत भी ऐसी है कि थर्ड फोर्थ के बच्चे भी बुक नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, जो एक गंभीर समस्या है, जो इसमें एनईपी में मेंशन किया गया है। और इन्होंने क्या किया है, पहले शोध किया है, पहले सर्वेक्षण किया है कि बच्चे कहाँ तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता, यानी कि 2025 तक ये सुनिश्चित किया जाना है कि बच्चे को मूलभूत स्तर पर पढ़ना लिखना और अंगगणित आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता और संख्यानात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। यानी कि ये जो साक्षरता बढ़ाने का जो काम है, ये किसकी देखरेख में होगा, ये होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में। और ये पूरी तरह से काम करेगी प्राथमिक शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है, यानी कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ये चीजें बोल रहा है वो, ये कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में कि 2025 तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं पहली क्लास में पढ़ने के लिए, और जो तीसरी क्लास का बच्चा है वो पढ़ना और लिखना और समझ रहा है और अक्षर संख्याओं का ज्ञान उसको आता है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है सर्वप्रथम, अब देखो ये पढ़ाना और लिखाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, शिक्षक की ना। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, इसके लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जल्द से जल्द। अब देखो हो जाए तो भगवान की कृपा है, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि सारे स्कूलों में टीचरों की पूरी व्यवस्था होगी। और भारत की जो शिक्षा नीति फेल हो रही है, जो बच्चे साक्षर नहीं हो पा रहे हैं, उसका मेन वजह यह है कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ठीक है, 100 बच्चों पर एक एक शिक्षक है, वो कितना पढ़ा लेगा, 100 कॉपी चेक करने में उसको 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो क्या वो होमवर्क देगा, क्या वो पढ़ाएगा। तो मेन जो समस्या है वो शिक्षकों की है, चाहे स्थान कम हो, जगह कम हो, ठीक है, लेकिन शिक्षक तो पूरे होने चाहिए जो बच्चों को पढ़ाए। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। जो विशेष रूप से वंचित बच्चे हैं उनमें जो शिक्षक और बच्चों की दर है उसको उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो, जहां शिक्षक दर की निम्न हो, जहां साक्षरता निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षा, यानी कि कई कई जगह ऐसा है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। उसका मेन कारण ये है कि स्थानीय भाषा में वहां की शिक्षा नहीं दी जा रही है। ठीक है, जैसे अभी जैसे कोई आदिवासी बच्चा है, बिल्कुल पहली बार उसके घर में कोई किसी ने पढ़ाई नहीं किया, वो पहली बार स्कूल आया है। अब उसको डायरेक्ट ABCD सिखाई जाए, उसको पता ही नहीं है। अब उसके घर में कोई और भाषा बोली जा रही है, स्कूल में आके कुछ और चल रहा है। ना वो स्कूल का सीख पा रहा है, ना घर का सीख पा रहा है। तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर सिखाने के लिए उनकी स्थानीय भाषा में सिखाया जाएगा। ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके। जैसे हम पढ़ते थे, जब जब हमारा एडमिशन हुआ तो घर में भी हिंदी बोली जाती थी, स्कूल में भी हिंदी, तो हमें आराम से समझ में आता था। ठीक है, कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गया है कि टीचर किसी और लैंग्वेज में पढ़ाया, घर की कोई और लैंग्वेज है। जैसे ज्यादातर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ठीक है, या फिर कई बार क्या होता है, जो स्थानीय भाषा है, जैसे किसी गांव देहात में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो प्रॉपर हिंदी में पढ़ा रहा है। अब बच्चों के घर की भाषा कुछ और है। ठीक है, हिंदी है लेकिन टूटी फूटी हिंदी है, या बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं टीचर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों की जो भाषा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। अगर मान लो कोई दिल्ली का पढ़ा लिखा बच्चा किसी दिल्ली के पढ़े लिखे शिक्षक की नियुक्ति किसी बिहार के स्कूल में हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो पढ़ाएगा हिंदी में। अब बिहार के लोगों को नहीं आ रही, बच्चों को नहीं आ रही, उनको अवधि आती है, या जो भी स्थानीय भाषा है, मैथिली है, जो भी स्थानीय भाषा है, उनको स्थानीय भाषा आती है। अब वो समझ ही नहीं पाएंगे वो टीचर पढ़ाने की क्या कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने बोला है कि प्राथमिक स्तर पर क्या किया जाएगा, जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी जो स्थानीय भाषा जानते हो, यानी कि जिस एरिया के बच्चे हैं वो जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले उनको उस भाषा को पढ़ाया जाए। ठीक है, उसके लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लगभग 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, है ना, 30 बच्चों पर एक शिक्षक। और मुझे लगता है ये जो रेशो है 30 बच्चों पर एक शिक्षक, ये किसी भी स्कूल में फॉलो नहीं किया जा रहा है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। ठीक है,
नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक, कि 30 और 1 का जो नियम है वो फॉलो नहीं हो रहा है। जो बिल्कुल बेकार स्कूल है जिनमें बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते, उनमें होता हो तो मैं नहीं कह सकती। गवर्नमेंट स्कूल में 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे तो अनिमम है ही है। ठीक है, तो एक एक टीचर पे 2 2 सेक्शन होते हैं, तो बहुत ज्यादा है। अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो बच्चे ऐसे समझ लो जैसे ट्यूशन, आजकल तो ट्यूशन में 30 30 बच्चे होते हैं। प्राइमरी लेवल के बच्चे अगर ट्यूशन जा रहे हैं, 5th का 6th का, तो 20 30 बच्चे तो उनके ट्यूशन में होते हैं आजकल। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि जो बच्चे बिल्कुल आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, यानी कि ना तो उनके माँ बाप पढ़े हुए हैं, ना उनके पास पैसा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वैसी जगहों पर क्या किया जाएगा, 25 और 1 का अनुपात रखा जाएगा, 1 से भी कम। यानी कि 25 या उससे कम छात्रों पर 1 टीचर रखा जाएगा। कक्षा स्तर से देखो, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, टीजीटी पीजीटी में या आपके सीटेट में पूछ लिया जाएगा कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो क्या है, तो आप बता देना 30 और 1 का अनुपात है। और जो आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, उनके लिए 25 1 का अनुपात है। ठीक है, कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षक को सतत व्यवसायिक विकास के साथ साथ समलंबित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी कि बच्चों को वो अच्छे से अच्छा शिक्षा दे सके, उसके लिए उनको क्या किया जाएगा, समय समय पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। ये मेन उस पर ही ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं जो नई शिक्षा नीति है, कि बच्चों को पढ़ना और लिखना और संख्याओं का ज्ञान आना चाहिए। और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत, सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से बच्चे को सिखाने, बच्चे का सीखना ट्रैक किया जाएगा। यानी कि बच्चा कहाँ तक सीख रहा है और कितना सीख रहा है। देखो, सतत मूल्यांकन क्या है, सतत रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, कि बच्चे की हर गतिविधि पर नजर रखना, है ना। बच्चे, ध्यान रखना कि बच्चा हिंदी में कैसा है, इंग्लिश में कैसा है, मैथ में कैसा है। एक डायरी बनाई जाएगी, उसमें लिखा जाएगा हर महीने का, कि बच्चे ने इस महीने इतना सीखा। ठीक है, बच्चे ने इस महीने इतना सीखा। बच्चा खेल में ऐसा है, गणित में ऐसा है, पढ़ने में ऐसा है, लिखने में ऐसा है, बोलने में ऐसा है। तो एक पूरी, हर बच्चे की एक डायरी होगी और उसमें बताया जाएगा कि बच्चे ने इस महीने कौन कौन से जो क्राइटेरिया रखे गए हैं सीखने के, उनको, उन पर खरा उतरा है या उनको सीख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का आप मतलब समझ रहे कि डेली ऑब्जर्व करा जा रहा है कि बच्चा क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है। ठीक है, और पहले जो मूल्यांकन होता था वो सतत और व्यापक नहीं होता था। जैसे हम जब पढ़ते थे तो क्या होता था, एक बार छमाही की परीक्षा होती थी, हाफ ईयरली, एक बार एनुअल या सालाना परीक्षा होती थी। ठीक है, एक ही बात है, एनुअल या सालाना, छमाही या हाफ ईयरली। तो 2 बार एग्जाम होते थे और दोनों बार के एग्जाम के हिसाब से बता दिया जाता था कि बच्चा होशियार है या इंटेलिजेंट है या डफर है। ठीक है, रिजल्ट में वो नंबर लिख दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर हफ्ते, हर महीने एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि बच्चे ने किस लेवल तक चीजों को सीखा है, और बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, किस रूप से उसको क्या दिक्कत है, मम्मी पापा सहयोग नहीं कर रहे हैं, घर का माहौल नहीं, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, साथ ही विशेष रूप से प्रत्येक बच्चे को सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामान्य पढ़ने, लिखने और बोलने, गिनने, अंगगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहन करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और देश भर और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षा और प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको भी नए तरीके से डिजाइन किया जाएगा, ना केवल हिंदी, इंग्लिश, मैथ होगा, जबकि ये खेलना कूदना भी उसमें सब कुछ होगा। ठीक है, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास जो डिपेंड करता है वो खेलने कूदने पर भी तो डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरह से चीजों को कर पा रहा है। तो यही सारी चीजें हैं छोटी छोटी, जिन पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, लाइन टू लाइन मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पेडागोजी में पूछा जाता है, मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग
यानी कि दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है। तकनीकी दखल को शिक्षकों की मदद के रूप में, मतलब शिक्षकों को वो एक तरह से टेक्नोलॉजी भी सिखाएंगे, है ना। जैसे दिल्ली के स्कूलों में क्या होता है, टीचरों को टैब दिए जाते हैं ताकि वो बच्चों को टैब में तरह तरह की चीजों को दिखा के बच्चों को समझा सके, है ना। तो टीचरों को जो आने वाली शिक्षा है, अब सभी टीचरों को टैब वगैरह इस तरह की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि टीचर बच्चे को दिखा सकें, 3D इमेजेस दिखा सकें, है ना, 2D इमेजेस दिखा सकें और बच्चों को अच्छे से समझा सकें। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि दुनिया भर के अध्ययन से ये पता चलता है कि, देखो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इस लाइन को अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है। दुनिया भर के अध्ययन से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं तब काफी प्रभावी होता है। यानी कि अगर टीचर सिखा रहा है तो उतना प्रभावी नहीं होगा, जो बच्चे आपस में बातचीत करके या आपस में डिबेट करके या आपस में खेल खेल के माध्यम से जो सीखते हैं वो ज्यादा सीखते हैं और वो ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है। जैसे एक दूसरे से सुन लेना या एक दूसरे से समझ लेना कि ये कैसे किया है, ये क्वेश्चन कैसे किया है, या इसका कुछ मीनिंग बता दो। कई होते हैं होशियार से बच्चे क्लास में, जो थोड़े डल बच्चे होते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं पढ़ने में। तो उस तरह से चीजें की जाएंगी। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और स्कूली पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा, डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी और गांव गांव में लाइब्रेरी खोली जाएंगी। ठीक है। सामुदायिक लोगों को इसका लाभ होगा और स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ उठा सकेंगे बच्चे। जैसे जिन बच्चों के पास पढ़ने लिखने की अच्छी सुविधाएं नहीं है, उनके लिए क्या किया जाएगा, लाइब्रेरी खोली जाएंगी गांव वगैरह में। और जो लाइब्रेरी है वो ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी चीजें, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। बुक क्लब के सदस्य इन स्कूली या सार्वजनिक लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक वर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी। यानी कि विशेष ध्यान दिया जाएगा कि बच्चों को लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। और बच्चों को फ्री में बुक दी जाए ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ सकें और सीख सकें। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ होते हैं। उसके लिए भी इन्होंने ध्यान दिया है और उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि स्कूल में पोषाहार दिया जाएगा, यानी कि जो मिड डे मील दिया जाता है वो दिया जाएगा, और उसमें और बहुत सारी चीजें ऐड की जाएंगी ताकि बच्चे का जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, काउंसलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से भी कार्य किया जाएगा। यानी कि काउंसलर होंगे, जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा किस, कोई विशिष्ट बच्चा है या कोई मानसिक रूप से थोड़ा पिछड़ा हुआ बच्चा है, तो इस तरह के काउंसलर होंगे जो बताएंगे कि बच्चा कैसे अच्छे से सीख सकेगा। ठीक है। काउंसलिंग करके वो बताएंगे कि बच्चा किस क्लास के हिसाब से सही है। ठीक है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। तो इन सबकी काउंसलिंग कराई जाएगी बच्चों की, जो काउंसलर होगा वो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि बच्चों को किस तरह से अच्छे से सिखाया जाए। ठीक है। और बच्चों ये भी बताया जाएगा कि किस जैसे कोई बच्चा भाषा को जल्दी पकड़ता है, कोई बच्चा मैथ को जल्दी पकड़ता है, तो जो विषयों का जो विषय पढ़ाए जाएंगे बच्चों को, उसके उसमें भी काउंसलर की बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अभी भी होती है, काउंसलर बताते हैं कि आपको 11th में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, या फिर काउंसलर सजेस्ट करते हैं कि आपको 12th के बाद क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, और ये लास्ट पैरा है इस वीडियो का, विद्यालय के बच्चे स्कूलों द्वारा आयोजित नियमित स्वस्थ ढांचे में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे। यानी कि टाइम टू टाइम बच्चों का चेकअप होगा, बच्चों में किसी विटामिन की कमी तो नहीं है, किसी प्रोटीन की कमी तो नहीं है। ठीक है। अगर कमी है तो फिर उसके लिए वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी, खान पीन कराया जाएगा उसका, किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसका उपचार कराया जाएगा। ठीक है। तो एक कार्ड बनाया जाएगा जिसमें बच्चे का पूरा ब्यौरा होगा, कौन सा बच्चा कौन सी बीमारी से ग्रस्त है। जैसे कि किसी को डायबिटीज होता है ना, किसी को बीपी होता है, छोटे छोटे बच्चों में भी ये चीज आ रही है, किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी चीज है वो एक कार्ड होगा उनका, उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी। कई बच्चों में विटामिन ए की कमी होती है, बी की कमी होती है, जो भी है वो सारी चीजें इस कार्ड में लिखी जाएंगी
और टाइम से टाइम बच्चों का चेकअप होगा। इसके अलावा कई सारे अध्ययनों से ये पता चलता है कि सुबह के पौष्टिक नाश्ते के बाद के कुछ घंटों तक कई सारे मुश्किल विषयों का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है। यानी कि नाश्ते के तुरंत बाद ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं जिनको सीखना थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है। इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ उठाया जा सकता है यदि सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रम से पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहां पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहां सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली या गुड़ मिश्रित चना और या स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि सुबह के नाश्ते में बच्चों को पौष्टिक चीज दी जाएगी और उसको अच्छा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि वो बच्चा अच्छे से सीख सके। और पौष्टिक चीजों में या तो उनको गर्म खाना उपलब्ध कराया जाएगा, अगर संभव नहीं है कई जगह गर्म खाना उपलब्ध कराना, तो वहां पर क्या दिया जाएगा, बच्चों को गुड़ चना दिया जाएगा, मूंगफली दी जाएंगी और स्थानीय जो भी फ्रूट होगा वो बच्चे को सुबह सुबह दिया जाएगा। सभी स्कूली बच्चों को विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए स्कूल में नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जो मैंने ऊपर आपको बताया। यानी कि ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें पूरा की पूरा जिम्मा सरकार ले रही है। और पूरा जिम्मा किसके ऊपर डाल रही है? सरकार खुद भी देखेगी और टीचरों के ऊपर डाल रही है। यानी कि टीचर को ये जानकारी रहनी चाहिए कि उसके क्लास में कौन सा बच्चा कुपोषित है, कौन से बच्चे को कौन सी बीमारी है, ये सारे चेकअप, कौन कौन से टीके बच्चे को लगवाए जा चुके हैं, कौन कौन से टीके रह गए। यानी कि माँ बाप की जो खर्चा है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा, जो गरीब परिवार के हैं, या ये मान लीजिए कि आधा हो जाएगा। तो बच्चों के पोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, बच्चों के टीकाकरण भी हो रहा है बिल्कुल फ्री में, है ना, बच्चों की हेल्थ चेक भी हो रही है। मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं है कि मेरा कभी हेल्थ चेकअप हुआ है जब मैं पढ़ी हूँ, जब भी, ठीक है, बीएड तक भी मेरा कोई हेल्थ चेकअप नहीं हुआ है। अभी कभी कुछ समस्या होती है तो भले ही हम हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, बाकी स्कूलों में कभी नहीं हुआ है। अगर नियमित रूप से इस तरह से हेल्थ चेकअप होगा तो सोचो बच्चों के लिए कितना अच्छा होगा और कितने अच्छे बच्चे हमारे भविष्य के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि अगर ये शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो गई तो 20 साल बाद जो बच्चे तैयार होके आएंगे वो आपके यूरोप के बच्चों को भी मात दे देंगे, है ना, क्योंकि यूरोप में ये शिक्षा नीति लागू है, वहां के माँ बाप की जिम्मेदारी कम है, सरकार की ज्यादा है, पूरा पूरा खर्चा सरकार उठा रही है। अब जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, अगर ऐसा पूरा लागू हो गया तो ठीक है, अब चीजें पेपर पर ज्यादा होती हैं और जमीनी स्तर पर कम होती है, ठीक है, ये आप सबको पता है। देखो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या, यानी कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको स्कूल में कैसे लाया जाएगा, और या वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं बच्चे। ड्रिप आउट मतलब जो स्कूल छोड़ रहे हैं, जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जिनसे स्कूल छूट गया है, उन बच्चों के बारे में बात होगी। तो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था उन बच्चों के लिए सरकार ने बनाई है, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, आगे का हम ये देखेंगे ड्रिप आउट बच्चों के बारे में। और आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कुछ भी गलत लगा है अच्छा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को जरूर से लाइक करना है। और जो भी फ्रेंड आपके किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करना है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो एनईपी है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिस टाइम में मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था उस टाइम में मैंने एनसीएफ भी पढ़ा था और एनईपी भी पढ़ी थी, ठीक है, कोठारी आयोग तक की जो शिक्षा थी वो सारी शिक्षा व्यवस्था पढ़ी थी, और मैंने एक बार में ही फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्लियर किया था। तो उसी तरीके से मैं आपकी भी तैयारी करा रही हूँ, और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।